हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में गौरव ज्ञान धारा में। आप सबका स्वागत है साथियों। अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट सेकंड, जिसमें जो है अपन पढ़ रहे थे डिजीज। क्या पढ़ रहे थे? पशुओं की प्रमुख रोग और उनका उपचार। वो इंपोर्टेंट भी साथियों रहेगा। आज अपन साथियों पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। क्या पढ़ेंगे? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे, ठीक है। जीवाणु जनित जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन शुरू करेंगे विषाणु जनित जो है वो प्रमुख रोग। इंपोर्टेंट ये रहेगा। देखिए, पहले इसकी ट्रिक बता देते हैं कि विषाणु जनित जो रोग है उसको कैसे याद करना है। देखिए, इसकी ट्रिक लिख देते हैं। विषाणु जनित जो रोग है उस सबकी ट्रिक, ताकि आपको कभी कभी क्या बेसिक प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ही ट्रिक में सारे याद हो जाएंगे, तो आपको इजी रहेगा वहां पे छटनी करने में। देखिए, चेक माता रानी जी FMD कहाँ है? इजी है, 2 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी। चेक माता रानी जी FMD कहाँ है? इजी ट्रिक है। चेक से हो जाएगा साथियों चेचक। क्या हो जाएगा? चेचक। क्या हो जाएगा? चेचक। माता से हो जाएगा साथियों चेचक। माता से हो जाएगा माता। माता एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं रैंडर पेस्ट। तो चेचक और माता, जिसे रैंडर पेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चेचक हो गया। रानी से हो जाएगा साथियों रानी खेत। क्या हो जाएगा? रानी खेत। ये रानी खेत जो बीमारी है साथियों, ये मुर्गी में सर्वाधिक होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यू कैसल रोग। न्यू कैसल, इसे न्यू कैसल के नाम से भी जाना जाता है। रानी होगी। अब ये जी जो है, इस जी से याद रखना गमबोरा। गमबोरा। अब ये गमबोरा कैसे हुआ देखिए, तो जी को इंग्लिश में अपन ऐसे लिखते हैं जी, तो जी और गम जब लिखेंगे तो गमबोरा भी ऐसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जी से मतलब यहाँ पे जी से स्टार्ट नहीं होगा, अंग्रेजी को जी को आपको मान के चलना। आप चाहे तो इस जी की जगह जी जो लिखा हुआ हिंदी में वहां पे चेक माता रानी जी FMD कहाँ है, ये FMD जो इंग्लिश में लिखा है, इसी तरह जी को भी आप इंग्लिश में लिख देना ताकि आपको याद रहेगा आसानी से। तो गम बोरा, गम बोरा जो है उससे जी, देखिए गम में भी ग आ रहा है, ग की स्पेलिंग भी जी से शुरू होती है और जी की स्पेलिंग भी जी से। ये जो गम बोरा जो है साथियों, ये पूछा था आपने AAO में। किसमें पूछा था? एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये प्रश्न बन चुका है। देखिए, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, जो एक ऑफिसर लेवल का अच्छा खासा एग्जाम होता है AAO का, अच्छा मैं से मानता हूं, जब इसमें यह पूछा था कि गमबोरा जो है वो रोग है वो किससे फैलता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इस प्रकार से दे रखे थे, और ये विषाणु जनित रोग है ये गमबोरा। तो कभी कभी इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न भी बनता है। जब AAO में बन सकते हैं तो अपने तो बनेगा, एक प्रश्न जरूर बनेगा इनमें से बेसिक से। अब FMD, तो FMD से आपको याद रखना है। देखिए, F का मतलब होता है फूट, फूट का मतलब होता है पैर, M का मतलब होता है माउथ यानी कि मुंह, तो फूट यानी मुंह, और F मतलब फूट। तो देखिए, मुंह पका। क्या हो जाएगा? मुंह पका, खुर पका, खुर पका। FMD यानी कि फुट माउथ डिजीज, फुट माउथ डिजीज। ऐसी बीमारी जो फुट यानी पैरों में होती है और M मतलब माउथ में होती है, वो D मतलब डिजीज। तो मुंह पका, M से मुंह पका, इसको खुर पका, मुंह पका भी बोलते हैं, मुंह पका, खुर पका, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं इसको, ऐसे भी। तो खुर अपने पैर होते हैं, उसी प्रकार पशुओं के नीचे जो तलवे होते हैं, जो कड़क कड़क होता है वहां पे क्या होता है, उसको बोलते हैं खुर। क्या बोलते हैं? खुर। तो F में फुट, फुट से हो गया खुर पका, M से हो गया मुंह, तो मुंह पका, खुर पका, मुंह पका। तो चेक माता रानी जी FMD कहाँ है, इसके आपको जो है पूरे याद हो जाएंगे, हो जाएंगे याद, इजी वे में आपको याद हो जाएगा ये। इसको एक बार हटा दूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वहां पर सही नहीं लगेगा। इजी ट्रिक है, चेक माता रानी जी FMD कहाँ है, बिल्कुल इजी ये ट्रिक है। चलिए,
अब है साथियों अपना विषाणु जनित रोगों में जो पहला जो रोग है वो है पशु प्लेग। कौन सा है? पशु प्लेग रोग है। कौन सा है? पशु प्लेग। पशु प्लेग रोग विषाणु जनित है। पहला तो ये याद रखना है, कैसा है? विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग है। अब देखिए इसके अन्य नाम, इसे और किस नाम से जाना जाता है? देखिए कैटल प्लेग, कैटल प्लेग, इसे पोंक्वी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोंक्वी। इसे मन रोग भी बोलते हैं, मन रोग। इसे महामारी भी बोलते हैं। महामारी का मतलब ऐसी होती है जो है कई सदियों में एक बार आती है और ज्यादातर पशुओं को एक साथ में ही जो है बीमारी लगती है, उसे बोलते हैं महामारी। जैसे कोरोना वायरस एक महामारी थी। अभी पशुओं में एक और बीमारी आप याद रख सकते हैं विषाणु जनित में, इंपॉर्टेंट है ये। विषाणु जनित बीमारी में एक बीमारी और है जो किताबों में नहीं दे रखी लेकिन याद रखनी है, वो है लंपी। कौन सी है? लंपी, जो अभी वर्तमान में फैली थी। पशु जो गाय भैंस थी उनके शरीर के ऊपर गोल गोल दाने जैसी गांठें बन गई थी पूरे, और हजारों सैकड़ों की संख्या में पशु जो है इसमें मारे गए। तो अपन ये भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे लंपी के बारे में। तो लंपी भी आपको याद रखनी है, ये भी विषाणु जनित साथियों रोग है। देखिए कैटल प्लेग, पोंक्वी, मन रोग, महामारी, पकवेदन, पकवेदन, इसके अलावा देखिए शीतल, रिंडरपेस्ट आदि नामों से इसे जाना जाता है। अपन ने पढ़ा था माता, वही माता ही पशु प्लेग है। अब आप बोलोगे सर ट्रिक थी जो, ट्रिक में तो ये प्लेग आया ही नहीं, तो वहां पे नाम आया था, क्या नाम आया था? माता नाम आया था। क्या नाम आया था? माता। ठीक है, तो माता के नाम से इसे ही जाना जाता है, रिंडर पेस्ट। ठीक है, देखिए इसका रोग कारक, ये किससे फैलती है? तो ये तो इसके अन्य नाम हो गए। अन्य नाम और रोग कारक में से एक प्रश्न आपका 100% बनेगा। देखिए छानने योग्य वायरस से फैलती है। किससे फैलती है? इजी नाम है ये तो, छानने योग्य वायरस। इसे इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, अल्ट्रा विजिबल, अल्ट्रा विजिबल वायरस। अल्ट्रा विजिबल वायरस से आपको याद रखना है, अल्ट्रा विजिबल वायरस। छानने योग्य वायरस या छलने योग्य वायरस, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा विजिबल वायरस। ये दोनों आपको याद रखना है। इसका रोग कारक है पशु प्लेग का या रिंडर पेस्ट यानी माता का। आपको जो नाम मिलेगा पशु प्लेग मिलेगा या रिंडर पेस्ट मिलेगा। इन दोनों के अलावा आपको तीसरा नाम वहां पे मुश्किल है, क्योंकि अब तक जितने प्रश्न बने उसमें ज्यादातर पशु प्लेग और रिंडर पेस्ट नाम ही दिया हुआ है। ये दोनों तो इंपोर्टेंट याद रखने ही है। तो रोग कारक याद है इजी, छानने योग्य वायरस यानी कि अल्ट्रा विजिबल वायरस। देखिए इसकी जो खोज है, यानी कि ये जो वायरस है, इस वायरस की खोज की थी निकोली ने। किसने की थी? निकोली ने कब की थी? 1902 में। तो विषाणु जनित जो रोग है कौन सा? रिंडर पेस्ट यानी कि पशु प्लेग। इसकी खोज किसने की थी? तो निकोली ने की थी। कब की थी? तो 1902 में की थी। 1902 में इसकी खोज की थी। देखिए अब इसके ध्यान देने की कुछ जानकारी है। इसको पढ़ने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको एक बार साफ कर ले, यहां से साफ कर ले। पीछे जगह है? नहीं है जगह। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है? जैसी भी जगह होगी उतने को एडजस्ट करना पड़ेगा। पशु प्लेग जो है इसमें क्या होता है साथियों कि 80 से 100% मृत्यु दर होती है। मृत्यु दर कितनी होती है? 80 से 100%। ये किसमें होती है? तो ये होती है साथियों पहाड़ी व विदेशी पशुओं में। पहाड़ी व विदेशी पशुओं में। तो देखिए 80 से 100% जो मृत्यु दर होती है वो पहाड़ी और जो विदेशी पशु होते हैं उसमें होती है। तो पशु प्लेग में जो मृत्यु दर होती है वो कितनी होती है? तो 80 से 100% होती है। लेकिन 80 से 100% जो मृत्यु दर है वो पहाड़ में जो रहने वाले जीव जो पशु होते हैं उसमें होती है। इसके अलावा जो विदेशी पशु है उसमें होती है। तो अब आप कहोगे सर मैदानी भाग में मृत्यु दर कितनी होती है? तो जो मैदान में जो रहते हैं साथियों उसमें मृत्यु दर होती है, देखिए 20 से लेकर 30% मृत्यु दर होती है। किसमें? मृत्यु दर 20 से लेकर 30% इसमें मृत्यु दर होती है। किसमें? मैदानी भाग में। मैदानी
मैदानी भाग में। ये इंपॉर्टेंट देख लेना कि देखिए मृत्यु दर 80 से 100% होती है। ये पहाड़ी और विदेशी पशुओं में होती है जो मैदान में जो रहते हैं, ठीक है। अपने राजस्थान में ज्यादातर मैदानी इलाका है, तो यहाँ पे इसकी मृत्यु दर होती है साथियों 20 से लेकर 30% इसमें मृत्यु दर रहती है। 20 से लेकर 30% मृत्यु दर पाई जाती है पशु प्लेग में। तो ये दोनों में डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है, ये दोनों में अलग है। एक बार और इसमें इंपॉर्टेंट है कि यह रोग गाय की तुलना में भैंस में ज्यादा होता है। ये रोग गाय की तुलना में भैंस में ज्यादा होता है। भैंस में ज्यादा होता है। तो देखिए ये जो रोग है वो गाय की तुलना में भैंस में, अब भैंस में ज्यादा हो रहा है कौन सा रोग? पशु प्लेग। अब भैंस में और कौन सा ज्यादा हो रहा था? अपन ने पढ़ा था वहां पर गलघोटू रोग भी गाय की तुलना में भैंस में ज्यादा हो रहा था। लंगड़ी में भी भैंस में ज्यादा हो रहा था गाय की तुलना में। लेकिन एक रोग अपन ने पढ़ा था जो भैंस की तुलना में गायों में ज्यादा हो रहा था, वो कौन सा था बताइए? तो वो था साथियों अपना थनैला रोग। कौन सा रोग? थनैला रोग। तो थनैला रोग गायों में ज्यादा होता है, जबकि ये देखिए गलघोटू पड़ा, लंगड़ी पड़ा, ये अपन ने ये पशु प्लेग पड़ा, ये तीनों किसमें ज्यादा हो रहे हैं? ये भैंस में साथियों ज्यादा हो रहा है। किसमें? फड़किया अपन ने पढ़ा था, फड़किया जो है वो भी भैंस में ज्यादा होता है। वैसे फड़किया जो है वो भेड़ बकरी में भी होता है, काफी मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो खुर पका मुंह पका जो रोग होता है ना, वो सारे पशुओं में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर होती है वो सूअर में होती है। वो अपन पढ़ेंगे इसके बाद। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर याद रखना है। इसमें जगह नहीं है इसलिए मुझे बार बार इसे साफ करना पड़ेगा। एक पेज सर को मैंने बोला था लेकिन वो ब्लैंक नहीं छोड़ा गया, ठीक है। कौन है? तो ये याद होगी आपको 80 से 100% होता है पहाड़ी इलाकों में, और विदेशी में 20 से 30% होता है ये मैदानी भागों में, और गाय की तुलना में ये भैंसों में ज्यादा होता है। छलने योग्य वायरस से होता है ये। निकोली ने इसकी खोज की थी 1902 में। इसमें उपचार में देखिए सल्फामेडिन सोडियम का जो है 33 से ही 1/3 घोल का 50 से 70 घन सेमी का इंजेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंजेक्शन। ये जब रोग हो जाता है तो उसमें सल्फामेडिन सोडियम का 33 से 1/3% घोल का एक 50 से 100 घन सेमी का अंतःशिरा में एक इंजेक्शन दिया जाता है। प्रथम देते हैं तब 50 से 70 घन सेमी के देते हैं, और जब दूसरी बार देते हैं तो दूसरी बार में इसकी मात्रा घटा देते हैं। दूसरी बार इसकी मात्रा देते हैं 30 घन सेमी में। 30 घन सेमी इंजेक्शन देते हैं। 30 घन सेमी में इंजेक्शन मात्रा। तो 2 इंजेक्शन देते हैं, पहले 50 से 70 का देते हैं, फिर इसकी मात्रा घटाकर 30 का जो है इंजेक्शन ये दिया जाता है। किसका देते हैं? सल्फामेडिन सोडियम। ये लगभग सारी डिजीज के अंदर दिया जाता है जो अपन ने पढ़ी है। कहीं कहीं पे ये 33 से ही 1/2 भी है और 33 से ही 1/3 भी है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि 33 में 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 रख लेना आप, ठीक है। दोनों आए ऑप्शन में तो आप 3 को प्राथमिकता देना। वैसे दोनों सही है। यहां तक हो गया। अब चलते हैं अपन आगे, एक बार इसको साफ कर ले। देखिए ध्यान देने योग्य जानकारी, यह रोग सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। तो जो जुगाली करने वाले पशु है उसमें होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इंपोर्टेंट 4 रहेंगे इसमें। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ये भी याद रखना, भैंस में होता है। किसमें होता है? भैंस में। सर्वाधिक किसमें होता है? तो ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक होता है ये भैंस में। किसमें होता है? भैंस में। देखिए 80 से 100% मृत्यु दर इसमें होती है। अगर ओवरऑल पूछ ले कि इसमें मृत्यु दर कितनी होती है तो 80 से 100, लेकिन 80 से 100% कहां होती है? ये होती है साथियों पहाड़ी व विदेशी पशु में। पहाड़ी व विदेशी पशु में ये मृत्यु दर होती है। मैदानी में कम होती है, 20 से 30%। 1860 में इस रोग से 10 लाख पशुओं की मृत्यु हुई थी। देखिए 1860 जो है उस समय इसमें लगातार 10 लाख पशुओं की मृत्यु हुई थी। 10 लाख पशुओं की मृत्यु हुई थी। और जब लाखों की संख्या में साथियों पशु या इंसानों की मौत होती है
तब उस बीमारी को महामारी बोलते हैं। इसीलिए देखिए इसका नाम दिया गया है यहाँ पर महामारी। महामारी, तो महामारी नाम जो है वो 1860 में जब इसकी ये बीमारी फैली थी नहीं, ठीक है, उस समय 10 लाख पशु जो है वो एक साथ मारे गए थे, इसीलिए इसे महामारी की जो है बोला गया था उस समय। यह वायरस अल्पजीवी होता है, 24 घंटे में इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, अल्पजीवी मतलब अल्प यानी कम, जीवी मतलब जिंदा रहने वाला। तो ऐसा वायरस जो कम समय तक जीवित रहता है उसका वायरस होता है किसका? पशु प्लेग का। ये लगभग 24 घंटे तक ये जीवित रहता है, 24 घंटे में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर ये वायरस पशु के शरीर में है तो ये काफी समय तक भी जीवित रह सकता है। तो पशु के शरीर के अंदर जीवित काफी लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन बाहर है तो 24 घंटे में उसका मरना तय है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। देखिए ये इसके कुछ लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण है? तो एक साथ अनेक पशु एक में बीमार हो जाते हैं। एक साथ जब होती है तो लाइन लग जाती है, तो छूतदार बीमारी कह सकते हैं आप। छूतदार बीमारी जो चूने से फैलती है। इसमें देखिए 104 से लेकर 108 फ़ारेनहाइट तक तापमान चला जाता है, मतलब पशु का तापमान बढ़ता है, फीवर आता है, उसे जुगाली करना बंद कर देता है। जो पशु जब चारा खाता है तो अपने मुंह को ऐसे हिलाता है, तो वो मुंह हिलाता है वो ये बंद कर देता है, मतलब जुगाली करना बिल्कुल भी बंद कर देता है। एक कब्ज होती है, और कब्ज होगी तो गोबर कैसा आएगा? सख्त आएगा, सख्त गोबर आएगा, और उससे खून से सना हुआ आएगा। कैसा आएगा? खून से सना। कब्ज हो जाएगी, गोबर सख्त आएगा, और कभी कभी जो है गोबर में खून भी आएगा। और 4 से 7 दिन में जो है इसमें पशु की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका उपचार यानी कि रोकथाम के लिए उपचार नहीं किया गया है तो। चले आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ये देखिए पशु प्लेग पढ़ रहे थे अपन। पशु प्लेग के अंदर ये है इसकी उपचार व रोकथाम। क्या है ये? इसमें उपचार है, लेकिन इसके साथ में एक और है, फ्यूकॉक्स पाउडर। फ्यूकॉक्स पाउडर जो है ये भी दिया जाता है पशु प्लेग के अंदर। कौन सा पाउडर है? फ्यूकॉक्स पाउडर देते हैं। ये गैलेक्सको कंपनी द्वारा निर्मित है। गैलेक्सको द्वारा निर्मित, ये जाग खुरपका में रहा है साथियों, ध्यान रखना। ये है किसमें? इसमें है, ठीक है, पशु प्लेग। तो पशु प्लेग में एक पाउडर है जो इससे बहुत ज्यादा पशुओं में फायदा होता है। कौन सा पाउडर है? फ्यूकॉक्स पाउडर है। किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? ये गैलेक्सो द्वारा साथियों निर्मित पाउडर है। ये भी आपको इसके साथ में याद, इसमें शायद ये नहीं दे रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिखा है। फ्यूकॉक्स पाउडर किसमें देते हैं? पशु प्लेग में। गैलेक्सो कंपनी द्वारा ये निर्मित है। और पशु प्लेग में एक बात और याद ध्यान रखना कि जिस पशु को पशु प्लेग हो जाता है ना, उसे कपड़े से ढककर रखते हैं। कपड़ा कैसा? तो ऊनी कपड़े से, जो गर्म कंबल होती है, गर्म कंबल में उसे ढककर रखते हैं, ताकि जो मक्खियां उसके ऊपर नहीं बैठेगी और ये बीमारी जो है दूसरे पशुओं में ज्यादा नहीं फैलेगी। तो पशु प्लेग में पशु को गर्म कंबल से ढक कर रखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको रखना है। उपचार में ही है एक तरह से, ढक कर रखेंगे तो इससे बीमारी ज्यादा नहीं फैलेगी। फ्यूकॉक्स पाउडर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। देखिए और इसमें क्या उपचार व रोकथाम है, तो इसमें एंटी पशु प्लेग सीरम का 100 से 200 घन सेमी का इंजेक्शन देते हैं। एंटी पशु प्लेग सीरम से इसका इंजेक्शन आता है, उसकी 100 से 200 घन सेमी का इंजेक्शन दिया जाता है पशु को। इसमें कौन कौन सी वैक्सीन है देखिए, तो इसमें पहली वैक्सीन है बकरी टिश्यू वायरस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं GTV। क्या बोलते हैं? GTV, गॉट टिश्यू वायरस, बकरी टिश्यू वायरस, गॉट टीवी वायरस। तो ये जो वायरस, ये जो वैक्सीन है, कौन सी? बकरी टिश्यू वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन साथियों बकरी के टिश्यू से बनती है, बकरी के टिश्यू से निर्मित है। बकरी के जो टिश्यू होते हैं उस टिश्यू से, उन्हीं के ऊतक से ये बनती है। बकरी के टिश्यू से निर्मित ये वैक्सीन है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बकरी के टिश्यू से बनती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया बकरी टिश्यू वायरस वैक्सीन। ये GTV वायरस इसे शॉर्ट में बोलते हैं। आपको नाम वहां पे GTV जो है वो लिखने को
मिलेगा। तो जी बकरी टिश्यू वायरस ये निर्मित है, ठीक है, गॉट टिश्यू वायरस बकरी के टिश्यू से ये बनती है। इसका सबसे पहला इसकी जो खोज या इसका निर्माण किया गया था साथियों वो एडवर्ड ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड द्वारा। एडवर्ड व भारतीय पशु चिकित्सा, एडवर्ड व भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? इज्जतनगर। कहां पर है? इज्जतनगर कहां पर पड़ता है? इज्जतनगर पड़ता है साथियों अपना यूपी में। तो इन दोनों के द्वारा जो है ये वैक्सीन बनाई गई थी। कब बनाई गई थी साथियों? ये बनाई गई थी साथियों 1926 में, 1928 में ये वैक्सीन बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट साथियों इसमें रहेगा कि बकरी टिश्यू वायरस एडवर्ड व भारतीय पशु चिकित्सा द्वारा 1928 में साथियों ये बनाई गई थी। ठीक है, ठीक है, 1926 का देना यहाँ पे, ठीक है, 1926 में ये बनाई गई थी। इसके अलावा इसमें एक बात और याद रखनी है, ये शायद यहाँ पे नहीं लिखा है। तो बकरी टिश्यू वायरस किसने बनाई थी? इसे जीटीवी नाम याद रखना, ये यही पूछेगा जीटीवी। गॉट, जी से क्या हो जाएगा? बकरी से हो जाएगा गॉट, टिश्यू यानी टी और वायरस यानी वी, जीटीवी। तो ये किसके द्वारा? बकरी के टिश्यू से बनती है। एडवर्ड व भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर 1926 में इसे बनाया गया। और इससे जो प्रतिरक्षा आती है, क्या आती है? इससे जो प्रतिरक्षा आती है, प्रतिरक्षा यानी कि इसमें ताकत जो आती है, कब तक पशु को ये बीमारी वापस नहीं होगी? तो 7 वर्ष की उसमें प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होती है। 7 वर्ष तक प्रतिरक्षा कितनी होती है? 7 वर्ष तक पशु में प्रतिरक्षा जो है वो आती है। और इसकी एक विशेषता है, भारतीय पशु में प्रतिरोधक क्षमता आती है। भारतीय पशुओं में तो प्रतिरोधक क्षमता आएगी, लेकिन विदेशी अगर पशुओं को अगर जीटीवी वैक्सीन दे दी तो उसमें जो है कुछ साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है। विदेशी पशु में साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। बकरी टिश्यू वायरस पहले देख लेते हैं। जीटीवी के नाम से जाना जाता है। एडवर्ड और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर यूपी के द्वारा 1926 में इसे बनाया गया। भारतीय पशुओं के लिए ये काम करती है 7 साल के लिए, उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी आती है, लेकिन विदेशी पशुओं में इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हटाना पड़ेगा मुझे, साफ करने के लिए हटा दे। अब अपन आते हैं साथियों इसके ऊपर, जो सेकंड वाली वैक्सीन है, कौन सी है? लेपिनाइड वायरस वैक्सीन। इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं LVV, ये बोल सकते हैं लेपिनाइड वायरस वैक्सीन। ये बकरी के टिश्यू यानी कि उत्तक में बनाई गई थी। लेपिनाइड वायरस है, इसे निर्मित किया गया था साथियों खरगोश के शरीर में विकसित, इसे खरगोश के शरीर में विकसित किया गया था। ये ध्यान रखना, इसे बकरी में और इसे खरगोश के शरीर में विकसित किया गया था। किसे? लेपिनाइड वायरस वैक्सीन को। इसका प्रयोग कहां होता है साथियों? इसका जो प्रयोग होता है वो चाइना में होता है। कहां होता है प्रयोग? चीन में होता है। प्रयोग किसमें होता है? चीन में होता है। प्रयोग चीन में होता है। इसमें प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? प्रतिरोधक जो क्षमता होती है साथियों वो 5 साल के लिए विकसित होती है। प्रतिरोधक क्षमता 5 वर्ष, उसमें 7 वर्ष थी, इसमें 5 वर्ष। इसका एक फायदा यह है कि ये जो देसी नस्ल है उसके लिए और विदेशी नस्ल दोनों के लिए ये उपयोगी है। देसी व विदेशी नस्लों में उपयोगी। तो ये देखिए, ये देसी में भी उपयोगी है जबकि विदेशी में, जबकि बकरी टिश्यू वायरस है वो भारतीय नस्लों में तो उपयोगी थी देसी में, विदेशी में उसके साइड इफेक्ट जो है वो देखे गए थे। ये दोनों में उपयोगी साथियों यहां पर रहेगी।
दोनों में ये उपयोगी। इसके अलावा एक पॉइंट और, गर्भवती में भी ये उपयुक्त रहती है। गर्भवती पशु में भी उपयोगी। तो ये जो गर्भवती जो पशु होता है उसमें भी ये उपयोगी रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। गर्भवती पशु को देंगे तो उसका बछड़ा होगा, वो भी इस बीमारी के प्रति जो है उसमें भी जो है प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। तो गर्भवती है उस पशु को भी ये वैक्सीन दे सकते ये इसमें आपको ध्यान रखना है। चले आगे, अब है अपनी तीसरी। चले देखिए, अब तीसरी है पक्षी वायरस वैक्सीन। कौन सी है? पक्षी वायरस वैक्सीन। तो पक्षी वायरस वैक्सीन जो है साथियों, पक्षी वायरस वैक्सीन, इसे देखिए बकरी में विकसित किया गया, इसे खरगोश में विकसित किया गया, इसे विकसित किया गया साथियों मुर्गी के अंडे में। मुर्गी के अंडे से निर्मित या विकसित, ठीक है। तो मुर्गी के अंडे से इसे विकसित इसे किया गया, निर्मित नहीं, यहां पर विकसित लिख देते हैं। विकसित, देखिए ये मुर्गी से संबंधित, ये बकरी से संबंधित और ये खरगोश से संबंधित, इस प्रकार से तीनों को। इसमें प्रतिरोधक क्षमता 7 वर्ष, इसमें 5 वर्ष, और इसमें प्रतिरक्षा, तो इसमें प्रतिरक्षा साथियों इसमें भी 5 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष। तो देखिए लेपिनाइज में भी 5 वर्ष और पक्षी वायरस में भी 5 वर्ष, ऊपर वाले में 7 वर्ष। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? ये देशी में उपयोगी, विदेशी में नहीं। ये देशी विदेशी दोनों में उपयुक्त है। और इसकी खोज प्रयोग सबसे पहले किया गया था चाइना में। कहाँ किया गया था? चाइना। इनका खोज दे रखा है एडवर्ड और इज्जत नगर के द्वारा किया गया था 1926 में। इसकी कोई खोज नहीं दे रखी है। प्रतिरक्षा इसमें आती है कितनी? 5 वर्ष के लिए प्रतिरक्षा आ जाती है। ये सर्वाधिक बिकने वाली वैक्सीन है। सर्वाधिक बिकने वाली वैक्सीन। तो जब पशु को पशु प्लेग होता है तो सर्वाधिक इन तीनों में से कौन सी विकसित बिकती है? तो ये वाली वैक्सीन जो है वो सर्वाधिक जो है इसमें बिकती है। सर्वाधिक बिकने वाली वैक्सीन ये रहेगी। उतार लीजिए, अपन इसको आगे चलते हैं। और इसे कब बनाया गया? तो इसे इसका सन है, इसका सन दे रखा है, इसका सन दे रखा है। देखिए 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 1945 में युद्ध काल में इसे बनाया गया था। युद्ध काल में इसे बनाया, युद्ध काल में निर्मित, युद्ध काल में निर्मित। तो देखिए इसे 1926 में बनाया गया था। 1926 में एडवर्ड और इज्जत नगर के द्वारा इसे बनाया गया। 1939 से 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय युद्ध काल में ये निर्मित है। इसका पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन ये चाइना में विकसित है। ये 7 साल 5 साल प्रतिरक्षा होती है इसमें। और ऊपर वाली देशी में उपयोगी है, नीचे वाली देशी विदेशी दोनों में उपयोगी है। सर्वाधिक बिकने वाली पक्षी वायरस है। ये खरगोश में विकसित है, ये लेपिनाइड, और ये अंडे में मुर्गी के, और बकरी वायरस बकरी में। इसमें नाम ही है GTV, गॉट टिश्यू वायरस। इस प्रकार से याद रखना। इसमें से आपका प्रश्न 100% बनने की संभावना रहेगी। ये महत्वपूर्ण भी यहाँ पर साथियों रहेगा। हटा दे इसे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलते हैं साथियों अपने दूसरी बीमारी के ऊपर जो इसमें आगे दे रखी है, खुरपका मुंहपका। चले आगे। खुरपका मुंहपका, FMD बोलते हैं इसे शॉर्ट में, FMD, फुट माउथ डिजीज। ये पढ़ने से पहले साथियों आज 8 मार्च है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो जितनी भी अपनी महिलाएं जो वीडियो देख रही है उन्हें, और जितनी भी जो माताएं और बहनें हैं उन सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला दिवस में आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी। आपने शायद सुनी होगी वो, जयशंकर प्रसाद जी ने। तो मैं उसकी 4 लाइन आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका टाइम खराब ना हो तो बोले। देखिए, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास अटल नग पग तल में,
पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतल में जीवित रहे नित्य विरुद्ध रहा। आंसू के भीगे अंचल में तुमको सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा, ये संधि पत्र लिखना होगा। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपनी, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। थैंक यू। चलिए चलते हैं आगे। अच्छी कविता है वैसे ये जयशंकर जी की। तो अपना टॉपिक मुंह पका खुर पका, एफएमडी बोलते हैं। एफएमडी भी मिल सकता है वहां पर, वो तो नाम अपने को सारे याद होने चाहिए। सारे याद नहीं रखोगे तो एफएमडी और खुर पका मुंह पका तो रखना ही पड़ेगा, वैसे यही पूछेगा आपको। अंतिम नाम देख लीजिए इसके, एफ्थस जवर क्या है, एफ्थस जवर, इसे पका भी बोलते हैं। ये पका है तो यहाँ पे मैलिग्नेट एफ्था, एमपी जूट्रिक एफ्था, खंगवा, फूट एंड माउथ डिजीज, ये इसी को क्या बोलते हैं, एफएमडी। देखिए फूट एंड माउथ डिजीज। अब आपको क्या याद रखना है, पका आ रहा है मतलब पका आ रहा है। एक ही एफ्थस याद रखना, क्या याद रखना है, एफ्था, एफ्था याद रखना, क्या याद रखना है, एफ्था। एफ्था आ गया मतलब खुर पका मुंह पका। देखिए यहाँ पर भी एफ्था है, एफ्था, यहाँ पे भी एफ्था है, यहाँ पर भी एफ्था है। तो एफ्था याद रखना, याद क्या रखना है, एक तो एफ्था, खुर पका मुंह पका और एफएमडी, बस 3 नाम याद रखने हैं। तो आपको याद खुर पका मुंह पका, एफ्था और एफएमडी। जिसके भी पीछे एफ्था लग रहा है समझ जाना कि वो खुर पका मुंह पका से ही संबंधित है। अब इसको पढ़ते हैं कि खुर पका मुंह पका जो है ये सर्वाधिक किसमें होती है, ये होती है साथियों सूअर में। किसमें होती है, सूअर में। सूअर में ये सर्वाधिक होती है। और देखिए सर्वाधिक सूअर में होती है और इसमें सूअर में मृत्यु दर भी ज्यादा, सूअर में मृत्यु दर सर्वाधिक होती है। तो खुर पका मुंह पका रोग में सर्वाधिक सूअर में होता है, इसमें मृत्यु दर किसमें होती है, तो सूअर में सर्वाधिक इसमें मृत्यु दर होती है, सर्वाधिक मृत्यु दर। अन्य पशुओं में इसमें मृत्यु दर कम होती है। अन्य पशु में मृत्यु दर कम होती है। कितनी होती है, कम होती है। तो खुर पका मुंह पका रोग जो है वो सर्वाधिक किसमें होता है, सूअर में होता है। इसमें सूअर में सर्वाधिक मृत्यु दर भी होती है। लेकिन अन्य जितने भी पशु है, अन्य पशुओं से मतलब गाय भैंस भेड़ और बकरी, उसमें ये होता है लेकिन कम होता है। उसमें मृत्यु दर न के बराबर साथियों इसमें रहती है, इसमें सर्वाधिक मृत्यु दर रहती है। सूअर में ये बात कर रहे हैं अपन खुर पका मुंह पका की, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इतना याद हो जाएगा आपको। और देखिए खुर पका मुंह पका का जो वायरस है इसकी खोज, तो इसकी जो खोज की थी साथियों, खोज वो की थी लॉफलर। किसने की थी, लॉफलर व कास्य ने, लॉफलर व कास्य ने की थी। कब की थी साथियों, तो 1898 में की थी शायद, 1898 में की थी। किसका कॉल है, हेलो, तो इसकी देखिए खोज किसने की थी, लॉफलर व कास्य ने की थी 1898 में। इस वायरस की खोज किसने की थी, लॉफलर व कास्य ने। और देखिए खुर पका मुंह पका जो है इसमें अलग अलग प्रकार दिए रखे। देखिए AOC और ये A और O जो है इसकी खोज की थी साथियों 1925 में। किसमें की थी, 1925 में। किसने की थी, तो वैली व कैरे ने, वैली व कैरे ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। AO जो वायरस है इसमें 3 वायरस होते हैं, इसमें 4 वायरस, AOC 3 होते हैं, इसमें 4 देखो, एशिया, SAT1, SAT2, SAT3। ये फैलता है यूरोप में और ये फैलता है दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन ये A और O जो है ये दोनों है वायरस, इनकी खोज की थी 1925 में वैली और
कैरे ने की थी। ये आपको याद रखना है कि किसने की थी, वैली और कैरे ने इसकी खोज की थी। और सी जो है साथियों, सी की जो खोज की थी वो आपको ध्यान रखना है, यहां पर वो अलग है इसमें थोड़ा, ठीक है। सी की अलग है, सी की यहां पर खोज हुई थी साथियों वाल्डमैन ने की थी। किसने की थी, वाल्डमैन व टेट्राबेन, वाल्डमैन व टेट्राबेन, ये की थी साथियों 1926 में, 1926 में दिख रहा है 1926। तो वाल्डमैन और टेट्राबेन ने इसकी खोज की थी, और इसने इसकी खोज नहीं की थी, एक तरह से ये मान सकते हैं कि ए और ओ के बीच में विभिन्नता को खोजा था, विभिन्नता कि ए जो है वो वायरस ओ से किस प्रकार से अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या क्या सिम्टम्स जो है वो पशुओं में अलग अलग है, इन दोनों के बीच में विभिन्नता को खोजा था वैली और कैरे ने 1925 में। और सी वायरस जो है इसे खोजा था साथियों वाल्डमैन और टेट्राबेन, दोनों अलग अलग है, वाल्डमैन और टेट्राबेन ने 1926 में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, इतने याद रख लोगे। हेलो अमर जौला, अरे अमर जौला तो गया। हेलो हाँ हो रहा, बी घंटे आगे फोन पे बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाए। हाँ जो इच्छा बजट में मुझे, हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें तीन वायरस होते हैं ए और सी, ए ओ सी। ए और ओ जो है इन दोनों के बीच में एक अलग अलग विभिन्नता थी सिम्टम्स के आधार पर, इसे खोजा था वैली और कैरे ने, सी को खोजा था वाल्डमैन और टेट्राबेन ने 1926 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, दो प्रकार के वायरस होते हैं, एक में 3 होते हैं, एक में 4 होते हैं। 3 कौन कौन से, ए ओ सी, ये कहां पर फैलता है, यूरोप के अंदर। और एक है 4 वायरस, एशिया, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये फैलता है दक्षिण अफ्रीका में। अब आप बोलोगे कि भारत में कौन सा फैलता है, अपने तो भारत से मतलब है, तो बिल्कुल भारत में जो सर्वाधिक फैलता है वो ये वाला फैलता है भारत में, ए ओ सी। लेकिन देखिए भारत वैसे देश किसमें है, एशिया महाद्वीप में है, तो ये एशिया यहां पर आ रहा है, तो ये भी फैलना चाहिए। तो ये भी भारत में वैसे बीमारी जो है इस वायरस से भी फैलती है, लेकिन सर्वाधिक पशु जो संक्रमित होते हैं वो ए ओ और सी से होते हैं। इसलिए अपने को ये याद रखना कि भारत में जो डिजीज फैलती है मुंह पका खुरपका, वो फैलती है ए ओ सी से। इसको खुरपका मुंह पका बोलो या मुंह पका खुरपका बोलो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसमें देखिए लक्षण, तापमान जो होता है वो पशु का चला जाता है 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। जितने भी अपन ने डिजीज पढ़ी थी उन सब में जो तापमान था वो लगभग 104 से ऊपर था, 104 से लेकर 105, और मैक्सिमम गया था 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सब में फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो अपने को यही याद रखना है। 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें तापमान बढ़ता है, और पशु जो है वो खाना पीना बंद कर देता है, मुंह और खुर में छाले होते हैं। ये डिजीज पूरी संबंधित भी मुंह और फूड से ही है। देखिए मुंह इसीलिए बोलते हैं मुंह पका, और खुर से संबंधित इसलिए बोलते हैं खुर पका। तो इसमें क्या होता है, मुंह में और खुर में छाले पड़ते हैं, पशु जो है वो चल नहीं पाता है, क्या है, चलने में उसे समस्या होती है, लार बहती है, पशु लंगड़ा कर चलता है। और कौन सी बीमारी थी जिसमें पशु लंगड़ा कर चलता है, वो अपन ने पढ़ी थी कल, ये विषाणु जनित है, और वो थी जीवाणु जनित, वो थी अपने लंगड़ी, पर पढ़ा था लंगड़ा। तो उसमें क्या होता है, उसमें पिछले पैर में सूजन आ जाती है पशु के, और उसमें सूजन होती है, उसमें मवाद हो जाता है। जब उसे काटते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अपन किसी के चमड़ी को नहीं काट रहे, बल्कि जैसे कोई अपन रबर को काट रहे हैं, और उसके अंदर से सड़े हुए मक्खन की बदबू आती है, जैसे किसी रबर को काट रहे हैं, इसीलिए वो लंगड़ी अलग था, ठीक है। वो भैंसों में ज्यादा हो रही थी, और खुर पका मुंह पका ये सुअर में ज्यादा होता है। तो लंगड़ा कर चलता है, मृत्यु दर इसमें कम है, लेकिन उत्पादन पर घटता है। देखिए उत्पादन कैसे घटता है, एक बीमारी और पड़ी थी जिसमें भी उत्पादन घट रहा था, वो था साथियों थनैला रोग। अब पशुओं के थन में कोई बीमारी हो गई तो मतलब दूध नहीं आएगा, और दूध नहीं आएगा तो किसानों को नुकसान होगा, पशुपालक को नुकसान होगा। पालते भी पशु इसीलिए है कि आर्थिक रूप से उससे लाभ हो, और जब दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो आर्थिक लॉस होगा। तो किसमें था, थनैला में। अब आप बोलोगे कि खुर पका मुंह पका में, तो मुंह और खुर में हो रही है,
थन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर जो आर्थिक लॉस कैसे हो रहा है, तो इसमें उत्पादन इसलिए घटता है साथियों कि इसमें क्या होता है, जब ये बीमारी पशुओं में होती है तो इनका जो बछड़ा या जो मेमना होता है वो पशु के पेट के अंदर, कोख के अंदर ही मर जाता है। और पशु जो है एक बार जब ये बीमारी होती है तो काफी लंबे समय बाद वो पूर्ण रूप से ठीक हो पाता है, इसीलिए इसमें भी आर्थिक रूप से लॉस होता है। तो चले आगे। देखिए, चालों पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। क्या लगाते हैं? चालों पर जो है एंटीसेप्टिक इसमें लोशन, ये है इसका उपचार। क्या है? उपचार। इसमें फुट बाथ होता है। क्या होता है? फुट बाथ। अब फुट बाथ कैसे होता है वो अपन डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। 10 ml टेरामाइसिन एम्पिसिलिन के 5 से 7 इंजेक्शन जो है वो पशुओं को लगाते हैं। 10 ml के किसके? टेरामाइसिन और एम्पिसिलिन के। चालों पर बोरोग्लिसरीन का लेप भी लगाते हैं। बोरोग्लिसरीन जो होता है उसका लेप लगाते हैं, जो ऑइंटमेंट होती है वो लगाते हैं। इसको कैसे याद रखना, सब में पीछे इन आ रहा है। क्या आ रहा है? इन। टेरामाइसिन और एम्पिसिलिन, और इन आ रहा है मतलब वो इंजेक्शन है, और वो किसमें दिया जाता है? खुरपका में। इसकी मात्रा देते हैं 10 ml। कितने देते हैं? 10 ml। अब आते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये उपचार था, ये रोकथाम। देखिए, तो 5 स्नान, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है फुट बाथ, इसको फुट बाथ भी लिख सकते हैं। फुट बाथ, बाथ का मतलब होता है नहाना, फुट का मतलब पैर। तो इसमें क्या करते हैं साथियों, इसमें देखिए 3/1/3। अब यहाँ पर जो है ये साथियों जो दे रखा है ये है मीटर में। किसमें है? मीटर में। और ये जो 3 है ये भी है मीटर में, और ये है साथियों सेमी में। किसमें है? सेंटीमीटर में। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर मैं ऐसे लाइन खींच लूँ, यहाँ पर ये 1 फीट की लाइन है। कितनी है? 1 फीट की। इसको मैं यहाँ पर 3 फीट की लाइन ऐसे खींच लूँ, ठीक है, तो ये 1 फीट की हो गई, ये 3 की हो गई, और इसके अंदर ये जो खाली जगह होती है यहां पर अपन क्या करते हैं 30 सेंटीमीटर तक इसमें जो है लाल दवा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? लाल दवा, जिसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। सर इंग्लिश इसका सूत्र सर ये है KMnO3, यही है, ठीक है, KMnO3। पोटेशियम परमैग्नेट होती है, इसकी 1% मात्रा लेते हैं। कितनी मात्रा लेते हैं? 1% मात्रा इसकी लेते हैं प्रति लीटर के हिसाब से, पानी में मिलाते हैं। फिर ये जो अपन ने कैरी बना रखी है 1 फीट ऐसे और 3 फीट ऐसे, इसमें 30 सेंटीमीटर तक इसको पानी से भरते हैं। फिर इसके अंदर से अपन पशुओं को दौड़ाते हैं, वो धीरे धीरे निकालते हैं, ताकि उनके जो खुर है, ज्यादातर बीमारी खुर और मुंह में होती है, तो मुंह में तो अपन क्या लगाते हैं? एंटीसेप्टिक। मुंह में तो ये डाल नहीं सकते, तो वहां एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं। इस प्रकार पशुओं को इसमें चलाते हैं ताकि उनके पैर जो है वो इसमें भीग जाए, और जैसे ये दवा लगेगी तो उनके जो है वो पैर धीरे धीरे, इसमें जो छाले होते हैं खुर के ऊपर, इसीलिए इसको खुरपका बोलते हैं, तो ये खुर जो होंगे वो ठीक होने लगते हैं। ये इसको बोलते हैं पाद स्नान, इंग्लिश में बोलेंगे फुट बाथ, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है 3 × 1 × 3, ये दोनों मीटर में है, ये सेमी में है। अब है एप्थाथाइजिस। देखिए इसका क्या होता है, इसको साफ कर लेते हैं एक बार, बोर्ड में स्पेस थोड़ा सा कम है, कर दे, हटा नहीं। एप्थाइजेशन, आपको एक बात याद रखनी है, आपने शायद इसके रोग कारक पढ़े होंगे, सब में क्या आ रहा था? एफ्था। तो एफ्था शब्द अगर कहीं पे भी आ जाए, क्या? एफ्था, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो किससे संबंधित है? खुरपका, मुंहपका से संबंधित है। इसके उपनाम में भी देखा होगा, उपनाम में कम से कम 2 या 3 बार आया था। तो एफ्था आते सीधा खुरपका, मुंहपका। एफ्था इसका मतलब ये होता है, देखिए जो पशु है जो स्वस्थ होता है और कुछ रोग, जिसे रोग हो रखा है ये, तो जिसे रोग हो रखा है उसके मुंह से लार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लार। और फिर उसकी लार को जो है, जो स्वस्थ पशु होता है उसकी लार से यहाँ पे उसके मुंह में ये लगाते हैं, ताकि वो भी इससे संक्रमित हो जाए। मतलब जो ठीक है उसे भी बीमार किया जाता है। किस लिए बीमार करते हैं? ताकि फिर जब भविष्य में ये बीमारी होगी तो उस पशु में ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो क्या होगा इसमें, देखिए रोगग्रस्त पशु की लार को स्वस्थ पशु को देते हैं, जिससे स्वस्थ पशु में रोग रोधक क्षमता आती
हैं। कोविड में भी आपने देखा होगा कि जिसको कोविड हो रखा था उसका ब्लड जो है प्लाज्मा, उसका प्लाज्मा लेके जो है दूसरे व्यक्तियों को दिया जा रहा है। वो इसीलिए दिया जा रहा है कि इसने जो है उस बीमारी को मात दी है, कोविड से जो ठीक हो चुका है, इसका मतलब ये ठीक हुआ है, तो इसका प्लाज्मा अगर दूसरे इंसान को देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। सेम वो का वो फॉर्मूला यहां पर लागू होगा। ये रोग ग्रसित है, इसे एक बार हल्की सी मात्रा में लार देंगे तो वो क्या होगा, कम संक्रमित होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो वो उस बीमारी के प्रति उसमें जो है रोग रोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। इसे ही बोलते हैं एफ्थाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। खुर पका मुंह पका वैक्सीन, इसे एफएमडी वैक्सीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफएमडी वैक्सीन, इस नाम से ही प्रश्न बनेगा। एफएमडी वैक्सीन किससे संबंधित है? ये जो है ये वैक्सीन है, ये हेक्सेट कंपनी द्वारा निर्मित है। हेक्सेट कंपनी, हेक्सेट कंपनी। तो खुर पका मुंह पका जो वैक्सीन है कि किस कंपनी द्वारा निर्मित है, तो हेक्सेट कंपनी के द्वारा ये निर्मित है। अब एक प्रश्न और बनता है कि इसकी कितनी मात्रा देते हैं? तो इस जो वैक्सीन है, ये वाली जो वैक्सीन है, जो बड़े पशु यानी कि जो गाय और भैंस हैं, जो बड़े पशु हैं उसमें तो इसकी मात्रा देते हैं साथियों 10 ml। कितनी देते हैं, 10 ml। और छोटे पशु यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर, भेड़, बकरी और सबसे ज्यादा सुअर में होता है तो सुअर को भी लिख देते हैं, इसको देते हैं साथियों ये 5 ml देते हैं। कितने देते हैं, 5 ml। तो बड़े पशुओं में तो देते हैं 10 ml और छोटे पशुओं में देते हैं ये 5 ml। कौन सा, ये एफएमडी वैक्सीन, जिसे हेक्सेट कंपनी द्वारा बनाया गया है, मुंह पका खुर पका नाम से ये मिलती है। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही था। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तैयारी करते रहे।